एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रोनाउन। तो हम लोग प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट प्लस रूल्स जानने वाले हैं आज के क्लास में। उससे पहले चलिए हम लोग वोकैब देख लेते हैं। तो वोकैब में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट वर्ड्स को। तो जो रूट वर्ड है उसमें मैंने जो पहला रूट वर्ड लिया है वो है एम्बुल। तो एम्बुल का जो मीनिंग होता है वो होता है वॉक और मूव। ओके, इसका मीनिंग हो जाता है वॉक और मूव। मीन्स अगर एम्बुल किसी भी वर्ड के पहले आता है इसका मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या निकलने वाला है, उसका मीनिंग निकलने वाला है वो चलने से रिलेटेड है या मूविंग करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने जो इसमें वर्ड लिए हैं वो है एम्बल, जो मेरा पहला वर्ड है। तो एम्बल का मीनिंग होता है मूविंग से रिलेटेड यानी चलने से रिलेटेड, और जो एम्बुलेंट होता है वो भी चलने से रिलेटेड होता है यानी मूविंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो रूट वर्ड आया हुआ है वो है एम्बुल और इसमें आया है ये भी एम्बल है। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी हम लोग को यही कवर करना है कि जहां भी एम्बल या एम्बुल आ जाए उसका मतलब होता है वॉक या मूव। तो मेरा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एमी या एमो, जिसका मीनिंग होता है लव। ओके, मीन्स फ्रेंडली टाइप का। ओके, तो एमी मीन्स एमी जहां भी आ जाए जिस भी वर्ड में इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, तो जो जिसके लिए मैंने ये वर्ड लिए हैं वो है एमिएबल। तो एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंड। ओके, जो हम लोग जो दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, उसका मीनिंग हो जाता है एमिएबल। ये एमिएबल फ्रेंडली का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिटी। एमिटी मीन्स होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप। ओके, तो ये मीनिंग हो गए एमिएबल और एमिटी के। इसमें जो रूट वर्ड आ रहा है वो है एमी या एमो, जिसका मीनिंग हो जाता है लव, और जो इसमें आएगा उसका मतलब जिस भी वर्ड में ये एमी या एमो आएगा उसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ जो है एना। एना जिस भी वर्ड में आ जाए उसका मतलब होता है मतलब उससे किसी भी कोई भी सिचुएशन हो उससे होकर गुजरना या उसके ऊपर से गुजरना या बैक जाना या अगेंस्ट उसके बोलना। मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग हम लोग सेंस के थ्रू कवर करते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो पूरा तरह से सेंस पे चलती है, वो हमारे सेंस पे चलती है। और हिंदी मीनिंग तो हिंदी के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन जो इंग्लिश है वो पूरा सेंस के थ्रू आउट हम लोग उसका मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। ग्रामर से ज्यादा इंग्लिश में सेंस को सेंस को प्रधानता दी जाती है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसके लिए वर्ड लिए हैं वो है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, हम लोग मतलब कोई भी जैसे कोई सिचुएशन हो गया या कोई फंक्शन हुआ तो हम लोग उसका अपने माइंड में एक माइंड मैपिंग के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे हुआ। मतलब हम लोग उसके थ्रू आउट गुजरते हैं, फिर से मतलब शुरू से उसके थ्रू आउट हम लोगों के जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें जो वर्ड आया है रूट वर्ड वो है एना। तो एना का मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो कि होता है थ्रू आउट। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कवर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एंडर या एंड्रो। तो एंडर या एंड्रो क्या होता है, तो ये जो होता है ये वर्ड, ये रूट वर्ड, इसका मीनिंग हो जाता है मैन या मेल। मीन्स मैन या मेल से रिलेटेड। इसमें जहां भी एंडर दिखेगा, जिस भी वर्ड में जहां भी आपको एंडर दिखेगा उसका मीनिंग हो जाएगा मैन या मेल। मीन्स आदमी यानी मैन से रिलेटेड, बॉय से रिलेटेड। मीन्स इसमें स्पेशली सिर्फ मेल की बात की जाएगी। तो यहाँ पे है एंड्रोजाइनस। एंड्रोजाइनस, तो इसमें दो रूट वर्ड आए हैं। एक तो है एंड्रो, जो मैंने अभी बताया आपको एंडर या एंड्रो। मैं यहाँ इसको लिखती हूँ एंडर या एंड्रो, यहाँ पे आया हुआ है। और दूसरा जो रूट वर्ड है वो है जाइनस यानी जाइन, ये वाला रूट वर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फीमेल। फीमेल जो भी फीमेल से रिलेटेड जो भी जैसे डॉक्टर होते हैं कोई फीमेल से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
जाइन, उसमें रूट वर्ड जो लगता है उसका मतलब उसको हम लोग उस रूट वर्ड को यूज करते हैं जो जाइन है, ठीक है। तो इसमें दोनों आया हुआ है, दोनों रूट वर्ड, एंडर और जाइन, एंड्रो और जाइन। तो एंड्रोजाइनस मीनिंग का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका जो मेल और फीमेल दोनों हो, ऐसा व्यक्ति जो मेल और फीमेल दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजाइनस। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे एंड्रो आया हुआ है, तो एंड्रो का तो आप सभी को बोलेंगे कि ये मैन और मेल से रिलेटेड शब्द है, यानी जो इसमें जो भी शब्द होगा जहाँ एंड्रो या एंडर आ जाएगा, जो भी वर्ड होगा, तो उससे हम लोग को क्या रिप्रेजेंट होगा? उससे मैन या मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड आया है, एंड्रॉयड। तो चूंकि ये एंड्रो मीन्स मैन या मेल होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिजेम्बलिंग टू अ मैन, यानी कोई चीज जो कि मैन के लिए ही बनाई गई है, जो आदमी के लिए ही बनाई गई है, उसे एंड्रॉयड बोलते हैं। जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा वो है मिजेंड्री। मिजेंड्री, तो इसमें भी दो रूट वर्ड आए हैं, एक मिस और एक एंटर। तो एंटर का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, मैन या मेल। और मिस मीन्स होता है टू हेट। मिस मीन्स होता है टू हेट। ओके, तो यहाँ पे आया हुआ है चूंकि मिस एंड्री मीन्स मैन से घृणा करने वाला। मिस एंड्री का मतलब हो गया मैन से घृणा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो हमारा पांचवा रूट वर्ड है, जो कि आज का लास्ट रूट वर्ड है, वो है एनिम। एनिम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाता है लाइफ या स्पिरिट। ओके, इसका मीनिंग हो जाता है लाइफ या स्पिरिट, एनिम का। तो एनिम से जो रिलेटेड वर्ड है वो है एनिमल। एनिमल, यहाँ पे एनिम आया हुआ है, जो रूट वर्ड है यहाँ पे एनिम आया हुआ है। तो एनिम का तो मतलब होता है लाइफ या स्पिरिट, यानी एनिमल जिसमें लाइफ हो, जिसमें जीवन हो। दूसरा जो वर्ड है वो है एनिमेट। तो एनिमेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा जिसमें मतलब एनिम इसमें आया हुआ है, जहां भी एनिम वर्ड आपको दिखे उसका मीनिंग हो जाता है लाइफ या स्पिरिट, यानी जीवन से संबंधित या आत्मा से संबंधित। यानी आजकल आप सभी को पता ही होगा कि कार्टून बहुत सारे चल रहे हैं टीवी पे, तो उसका एनिमेशन किया जाता है, यानी उसमें लाइफ की तरह मतलब कोई भी जैसे उसमें कार्टून होते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वो चल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ऐसे उनमें एनिमेशन किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या किया जा रहा है, उसमें लाइफ की तरह मतलब लाइफ उसको दिया जा रहा है एक तरह से, तो उसे ही बोलते हैं एनिमेशन या एनिमेट, ठीक है। यानी उसको लाइफ देना, उसमें आत्मा यानी लाइफ भर देना, उसको जीवंत बना देना, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे रूट वर्ड कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ सिनोनिम्स की तरफ। तो चलिए, पहला जो मेरा सिनोनिम्स है वो है लेविस। लेविस, तो इसका मतलब क्या होता है? फुल। जो इसका सिनोनिम्स हो गया, उसका सिनोनिम्स जो है वो है फुल, यानी एबंडेंट। एबंडेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया ही था, जिसका मीनिंग हो गया मतलब पूरा फुल, यानी हम लोग के पास किसी चीज का बंडल है, यानी वो हम लोग के पास भरपूर मात्रा में है। तो लेविस का मीनिंग क्या हो गया? एबंडेंट। एबंडेंट या फुल, यानी भरा हुआ, ठीक है। लेविस यानी भरा हुआ, फुल। जो नेक्स्ट है सिनोनिम्स वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को हाईलाइट करना, उसको यानी अंडरलाइन करना। हम लोग किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए उसको अंडरलाइन करते हैं, क्यों? हम लोग को हाईलाइट मतलब सबसे पहले दिखे, ठीक है। तो एसेंचुएट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एसेंट करना, उसको हाईलाइट करना, उसको अंडरलाइन करना। तो ये हो गया एसेंचुएट या एसेंट का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि एसेंचुएट का मीनिंग हो गया एसेंट या हाईलाइट करना, उसको अंडरलाइन करना, जिससे हमको ये स्पष्ट रूप से दिखे, ठीक है। तो अभी हम जो मेरा नेक्स्ट रूट मतलब नेक्स्ट जो मेरा सिनोनिम्स है वो है एसेसिबल। तो ये सब आपको मैंने ऐसे जो ये लिए हैं, ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिससे आपको मतलब आपका जो उसमें पूछा जाता है स्पेलिंग रूल्स, जिसमें आपको दिया जाता है कि इसको वर्ड को करेक्ट करने के लिए या करेक्ट वर्ड चूज करके लिखने के लिए या रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड को पहचानने के लिए, तो वो सब मैंने इसमें लिए हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार मतलब रॉन्गली स्पेल्ड में या करेक्टली स्पेल्ड में ये सब पूछे जाते हैं। तो ये एसेसिबल,
नेक्स्ट जो है वो है एसेसिबल, यानी जहां हम लोग इजिली रीच कर सके, यानी जो जहां हम लोग पहुंच सके, जो हैंडी हो यानी सिंपल हो, जहां पहुंचने में हम लोग को मतलब कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एसेसिबल। एसेसिबल का मीनिंग क्या हो गया? अचीवेबल, अचीवेबल यानी अचीव और एबल, यानी जहां हम लोग पहुंचने में योग्य हो, यानी कोई वहां पे जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसे बोलते हैं एसेसिबल। इजिली इजिली अप्रोच्ड, जहां हम लोग इजिली रूप से पहुंच सके, ठीक है। हैंडी, हैंडी यानी सिंपल होता है। और जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एकमोडेशन। एकमोडेशन मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाता है एक्सेप्टेंस, यानी किसी चीज को अपना लेना, ठीक है। एकमोडेशन एक तरह से हो गया एक्सेप्टेंस, यानी जैसे हम लोग कोई नॉलेज ले रहे हैं, वो थोड़ा हार्ड है, तो हम लोग का जो माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग उस पर बार बार ट्राई करेंगे, बार बार उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो तब जो है उस पर हमारे माइंड पे जब जोर पड़ेगा एक ही मतलब बहुत बार, तो हमारा माइंड उसको इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको एकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया एकोमोडेशन का हो गया एक्सेप्टेंस। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है? ऐड करना, किसी चीज को ऐड करना, उसको कलेक्ट करना, ये सब हो गया एक्यूमुलेट का मीनिंग। अमास, अमास मैंने क्यों लिखा? मास यानी आप सभी को पता ही होगा, मास द्रव्यमान, यानी उसमें इकट्ठा होता है, यानी वो थोड़ा भारी होता है, अपने में बहुत सारे मास को कलेक्ट किए हुए, मतलब कलेक्ट किए होता है, तो उसे अमास बोलते हैं, यानी ऐड करना, एक्यूमुलेट करना यानी ऐड करना, ठीक है, उसको कलेक्ट करके रखना। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ एंटोनिम्स की तरफ। तो जो पहला एंटोनिम है वो है अब्स्टेन। अब्स्टेन मीन्स से परे रहना, यानी किसी चीज में हम लोग को इंडल्ज नहीं होना है, यानी उससे दूर रहना, अब्स्टेन, उससे दूर रहना, अनुपस्थित रहना, वहां पे इंडल्ज नहीं रहना। तो इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया, अब्स्टेन मीन्स से दूर रहना, और इसका एंटोनिम हो गया इंडल्ज, यानी उसमें सम्मिलित हो जाना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सीड। एक्सीड मीन्स क्या होता है? एक्सीड मीन्स किसी चीज को स्वीकार कर लेना, उसको मान लेना, ठीक है, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, उसको मान लेना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीड। यानी कोई पूछा, मतलब कोई बोलता है ना, ये मतलब ये तुमने क्यों नहीं एक्सीड किया, इसको क्यों नहीं इस प्रॉब्लम से तुम अभी तक एक्सीड नहीं हुए, मीन्स इससे तुमने अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल की, तो ठीक है, तो एक्सीड मीन्स क्या हो जाएगा? उस किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। यानी डिसेंट का मीनिंग क्या हो गया? डिसेंट का मीनिंग हो गया से मतलब नहीं मानना, उसे असमर्थ होना। यहाँ पे एक्सीड का मतलब हो गया समर्थ होना, स्वीकार कर लेना। लेकिन डिसेंट का मीनिंग क्या हो गया? उससे दूर जाना, यानी नहीं मानना, उसके बात को नहीं मानना। यहाँ पे जो डिस है ये भी रूट वर्ड है, ठीक है, ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑनेस्ट का क्या होता है? डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान। वैसे ही यहाँ पे डिसेंट यानी नहीं मानना, उसे असमर्थ होना, से दूर जाना, ठीक है। तो इस एक्सीड का क्या होगा? डिसेंट। एक्सीड का मीनिंग क्या मैंने बताया कि किसी चीज से मतलब किसी चीज को समर्थन दे देना, उसको मान जाना। लेकिन वही जो डिसेंट है इसका मतलब होता है असमर्थ, से दूर जाना, उसको नहीं मानना। अब हम लोग नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी अचानक, कोई चीज जो अचानक हो जाती है, जिसे मतलब हम लोग को जिसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं रहता, अचानक से हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्सीडेंटल। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिजाइन्ड, यानी किसी ने पहले से ही कोई चीज प्लान करके रखी हुई है, यानी डिजाइन्ड, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होता है साथी, सहपाठी, जो हमारे साथ पढ़ते हैं या मतलब हमारे साथ कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एकम्प्लिस, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा अपोनेंट। अपोनेंट मीन्स इसमें जो रूट वर्ड आ रहा है ओपी, ऑप, ये जहां भी दिखे इसका मीनिंग होता है विरोधी, यानी जो हमारे विचारों से सहमत न हो, यानी अपोनेंट जो हमेशा विरोध करे, जो हमारी बातों को हमेशा विरोध करे, ठीक है।
तो accomplice का क्या हो गया, अपोनेंट। accomplice मीन्स साथी, और अपोनेंट मीन्स जो विरोधी हो, जो हम लोग के बातों पे समर्थन न करे, ठीक है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट चलती हूँ, अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है किसी चीज को मतलब प्राप्त कर लेना, अचीव कर लेना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलर। फेलियर यानी फेलर मीन्स असफल हो जाना, किसी चीज को प्राप्त नहीं करना, असफल हो जाना, ठीक है, उसे फेलर बोलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, जो हम लोग आज वोकैब कवर करने वाले हैं, वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम लोग चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो जो पहला मेरा इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर। तो एड फ्यूल टू द फायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मीन्स किसी कोई चीज हुई है जिसमें मतलब वो बहुत ही खुद में वो मतलब एक तरह से बहुत गलत हुआ है, किसी के साथ बहुत गलत कुछ हुआ है, लेकिन लोग जो होते हैं जले पे नमक छिड़कते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। मीन्स मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मीन्स किसी सिचुएशन को, और भी वो तो बैड है ही, लेकिन और भी उसको बुरा बना देना, बहुत बुरा बना देना, उसे बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। तो जो मेरा नेक्स्ट आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ फूल एट 40 इज अ फूल फॉरएवर। यानी अ फूल एट 40 इज अ फूल फॉरएवर। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेवर विल, यानी जो कभी नहीं होने वाला है, जो कभी नहीं होने वाला है। इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ फूल एट 40, यानी अगर आप 40 वर्ष की मतलब 40 ईयर के एज तक अगर आप फुल हो यानी मूर्ख हो, वहां तक आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है, कोई भी सक्सेस आपको नहीं मिला है, तो वो सक्सेस आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि टाइम हमारे लिए वेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है अ फूल एट 40 इज अ फूल फॉरएवर। मीनिंग क्या हो गया, नेवर विल, यानी जो कभी नहीं हो सकता। तो जो मैंने नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं वो है ऑब्जेक्ट लेसन। ऑब्जेक्ट लेसन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई कोर्ट में कुछ होता है, जैसे कार्रवाई होता है, तो उसमें जो दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं, तो उसमें जब एक कुछ बोलता है कोई अपना पॉइंट, तो उसमें जो दूसरा जो अपोनेंट होता है यानी जो विरोधी होता है वो बोलता है ऑब्जेक्ट योर ऑनर, बोलता है। तो इसे ऐसे ही हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेसन। मीन्स कोई कोई बात चल रही है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें ऑब्जेक्ट करना यानी उसमें अपनी अपनी टांग अड़ाना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, यानी वार्निंग टू द अदर्स, यानी किसी को चेतावनी देना। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है बैक टू बैक। ये क्या होता है, ये तो इजी इडियम्स है, यानी बैक टू बैक, डायरेक्टली वन आफ्टर अनदर, यानी जो लगातार हो उसे बोलते हैं बैक टू बैक। जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑल एंड सन्ड्री। मीन्स इसका हो गया ईच एंड एवरीवन। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स ईच एंड एवरीवन, ठीक है। इसे ही क्लियर हो रहा है, जो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस है इससे ही इसका मीनिंग क्लियर हो जा रहा है कि ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग हो गया ईच एंड एवरीवन। जो नेक्स्ट मैंने जो वर्ड्स लिए हैं, जो वोकैब के वर्ड्स लिए हैं, वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में मैंने जो लिया है अपना सबसे पहला जो प्रीपोजिशन लिया है वो है टू। तो एडिक्टेड एडिक्टेड जो वर्ड है एडिक्टेड, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। एडिक्टेड टू यानी किसी जैसे पीने, जो कोई चीज जो ड्रिंकिंग करता है कोई व्यक्ति, तो उसका आदी हो जाता है, यानी एडिक्टेड टू, उसके मतलब वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसे क्या बोलते हैं, आदी, यानी किसी चीज का आदी हो जाना, एडिक्टेड टू। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है क्लिंग टू। क्लिंग क्लिंग का मीनिंग क्या होता है, क्लिंग मीन्स चिपकना, यानी किसी वस्तु से या किसी पर्सन से चिपक जाना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लिंग। और क्लिंग के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, इसके साथ लगता है टू, यानी क्लिंग टू। और जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिए हैं वो है बिगिन विथ समथिंग, यानी किसी चीज के साथ शुरुआत करना, किसी के साथ शुरुआत करना, किसी चीज की किसी भी वर्क की शुरुआत करना, यानी बिगिन विथ,
ठीक है। तो ये तो मैंने दो वर्ड लिए हैं बिगिन से, कि बिगिन में दो प्रीपोजिशन लगते हैं, दो अलग अलग सिचुएशन में दो टाइप का बिगिन प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, तो एक तो लिया है बिगिन के साथ विथ, यानी हम लोग किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, किसी वर्क की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा विथ, बिगिन विथ। और जब हम लोग किसी मतलब गलती, मिसचिफ, मिसचिफ पे हम लोग कोई मतलब कोई मिसचिफ करना हो, जैसे किसी शरारत के साथ कोई चीज को शुरुआत करना हो किसी चीज को, तो उसे उसमें क्या लगता है, बिगिन ऑन अ मिसचिफ, यानी किसी चीज किसी शरारत के साथ किसी चीज को शुरू करना, बिगिन ऑन अ मिसचिफ, यानी किसी शरारत के साथ किसी चीज को शुरू करना। तो ये जो बिगिन है वो दो सिचुएशन में दो टाइप के प्रीपोजिशन का यूज करता है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है कंडेम्ड टू डेथ, यानी किसी के मृत्यु की तिरस्कार करना, किसी के मृत्यु का तिरस्कार करना, उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, उसे बोलते हैं कंडेम्ड टू डेथ। तो कंडेम्ड के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन, उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, कंडेम्ड टू डेथ। तो ये रहे आज के वोकैब। अब मैं नेक्स्ट शुरू करने वाली हूँ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के पहले मैं बेसिक बताऊंगी, उसके बाद उसके रूल्स पर हम लोग चलेंगे। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन का मतलब उसका मीनिंग देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाता है सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें दो रूट वर्ड्स आ रहे हैं, एक प्रो और एक नाउन। तो प्रो का मीनिंग क्या होता है, प्रो प्लस नाउन। नाउन का मीनिंग तो संज्ञा हो गया, और प्रो, प्रो का मीनिंग हो जाता है के बदले में, के बदले में, यानी जो वर्ड नाउन के बदले में यूज होता है, यानी नाउन के जगह पे जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो मैं प्रोनाउन का यहाँ पे डिफिनेशन लिख देती हूँ। अ वर्ड used in a place of a noun, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज हो, नाउन के प्लेस पे जिसका यूज किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। तो हम लोग जानते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो जो इसके काइंड्स होते हैं, देयर आर 10 kinds of a pronoun, यानी प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, ये 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो जो प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं, उन सारों के मतलब बहुत सारे रूल हैं, जिसमें सबसे लंबा जिसका रूल है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड है, यानी जो पहला काइंड है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। उसके रूल्स हम लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके पास हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग क्लियर करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स, और उसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग को इसका फॉर्म जानना पड़ेगा कि इसका फॉर्म होता क्या है। तो इसका फॉर्म मुझे बताने के लिए पहले मुझको इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फॉर्म बताऊंगी। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग अभी इसका फॉर्म्स जानते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल
पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जो इसके फॉर्म्स होते हैं मैं यहाँ पे लिखते चलती हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके जो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पर्सन। तो पर्सन में हो गया फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं ये तो हो गए पर्सन। उसके बाद हम लोग को लिखना है इसके नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसमें दो होता है, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे। मैं इसको पहले अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप सभी को अच्छे से नहीं दिख पाएगा। यहाँ पे मैं इसको फिर से, सबसे पहले यहाँ पे पर्सन हो गया, यहाँ पे हो गया नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्जेक्टिव। जो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जो होगा लास्ट वाला वो होगा पजेसिव केस। ठीक है, तो इसमें नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस में, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो इसमें सिंगुलर पहले होगा। यहाँ पे हम लोग दो नॉमिनेटिव केस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। फिर इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस में भी वही बात, पहला सिंगुलर में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और फिर दूसरा हो जाएगा प्लूरल। इसमें भी पजेसिव में भी वही होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लिख देते हैं। तो पर्सन में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद लास्ट जो आता है वो है थर्ड पर्सन। तो अब हम लोग इसका सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो चलिए मैं इन सभी को क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन पे। तो फर्स्ट पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस होता है यानी सब्जेक्टिव केस, जो सिंगुलर होता है वो होता है सबसे पहले आई, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का। आई चूंकि सिंगुलर है तो इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर में होगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आवर। ठीक है, और इसका अब हम लोग पजेसिव का बात करेंगे, इसका पजेशन यानी इसके अधिकार की बात करेंगे। इसका पजेसिव केस क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला बात, आई का जो पजेसिव केस होता है, चूंकि ये सिंगुलर है तो सब सिंगुलर में आई वाला जाएगा। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई हो जाएगा, यानी मेरा, यानी ये अधिकार को दर्शा रहा है। माई बुक यानी मेरा बुक, उस पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो इसका पजेसिव केस क्या हो गया, माई हो गया। और जो वी है, वी, इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, इसका तो प्लूरल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेगा ऑब्जेक्टिव केस में वो आवर लेता है, वी के साथ हमेशा आवर आता है। और वी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक है, इसका पजेसिव केस हो जाएगा आवर्स। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो सेकंड पर्सन। तो हम लोग सेकंड पर्सन की बात करते हैं।
तो सेकेंड पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस होता है, जो कि सिंगुलर में होता है, वो होता है यू, यानी तुम। जो इसका प्लूरल होता है वो भी यू ही होता है, क्योंकि यू होता है, इसको हम लोग तुम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंगुलर भी यू हो गया और प्लूरल भी यू हो गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ भी योर हो जाएगा और यहाँ भी योर हो जाएगा, ठीक है। और जो पजेशन मतलब पजेशन की बात होती है, जो पजेसिव केस की बात होती है, तो यहाँ तो हो गया योर और जो प्लूरल हो जाएगा वहां हो जाएगा योर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकेंड पर्सन का भी बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ठीक है, सिंगुलर में। तो इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं। एक तो हो गया ही, जो कि लड़का के लिए यूज होता है। दूसरा सी हो गया, तीसरा इट हो गया, और फिर जो इन सभी, इसमें हम लोग नाम का भी यूज कर सकते हैं, राम, श्याम, सीता, बहुत सारे नाम भी इसी में सब आ जाते हैं सिंगुलर में, जो कि थर्ड पर्सन होते हैं। और इसका हम लोग प्लूरल देखें तो इन सभी का प्लूरल, नाम हो या ही, सी, इट, दे, इन सभी का प्लूरल क्या हो जाएगा, इन सभी का प्लूरल हो जाएगा दे, ठीक है। इन सभी का प्लूरल हो जाएगा दे। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट लेते क्या है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर हो जाएगा वो हो जाएगा हिज, ही के लिए हिज, या राम के लिए हिज, और सी के लिए क्या आएगा, इसके लिए हो जाएगा हर, या सीता के लिए भी हर, और इट के लिए क्या आएगा, इट के लिए आ जाएगा इट्स, ठीक है। इट्स इसके लिए आ गया, इट के लिए। अब इसका जो प्लूरल होता है, जो प्लूरल हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज करता है देम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में लेता है देम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग पजेशन की बात करते हैं कि थर्ड पर्सन की पजेशन क्या है, इसका पजेसिव केस क्या है। तो इसका जो सिंगुलर में जो पजेसिव केस होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये जो पजेसिव केस होगा हिज का, ये यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव केस को हिम लिख देते हैं, ठीक है। ये हिम हो जाएगा, इसका हर ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, ठीक है। इसका पजेसिव केस में सिंगुलर जो होगा, सिंगुलर वाला हम लोगों ने जो सब्जेक्टिव केस लिखा है, इसका हम लोग को पजेसिव बनाना है, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, यानी उसका, यहाँ पे अधिकार दर्शा रहा है, यानी उसका किताब, उसका बुक, उसका तलवार, हिज स्वॉर्ड, उसका बुक, हिज बुक, ठीक है। यहाँ पे हर, हर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पजेसिव हर्ष हो जाएगा, यानी इसमें एस लग जाएगा। जो इट्स है इसका इट्स ही रहेगा। और जो ये प्लूरल वाला है, यानी दे, जो सब्जेक्टिव केस था, जो नॉमिनेटिव केस था, हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्टिव बनाया देम। अब इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, तो हम लोग पजेसिव इसका लिखते हैं देयर, देयर्स हो जाएगा इसका पजेसिव केस, देयर्स, यानी इसमें एस लग जाएगा, ठीक है, देयर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देम या देयर भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, हालांकि देम ही सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो पजेसिव केस होगा वो देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग नरेशन भी कवर करते हैं। यही चार्ट जो है ये नरेशन में भी यूज होता है, क्योंकि नरेशन में ज्यादातर हम लोग को पजेसिव केस देखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस देखना होता है, और सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, और ये सब देखने होते हैं सारे रूल्स। क्योंकि उसमें इन सभी चीजों को अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तो वो नरेशन हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये हो रहे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स। अब हम लोग इससे रूल देखेंगे, तो मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग रूल से स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इट और इट्स में डिफरेंस क्या होता है। दो टाइप के ये इट और इट्स, मतलब इट्स और इट्स, यानी एक में एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है और दूसरे में सिर्फ एस लगा होता है। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, इससे दो मतलब ये दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते क्या हैं। तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स में बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं समझा देती हूँ कि ये इट और इट्स, इसमें डिफरेंस क्या है, इट एंड इट्स, ठीक है। इट्स और यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स होता है, इसका मतलब क्या होता है।
तो ये जो होता है इसका मतलब होता है ये पोजेशन के लिए यूज होता है, यानी जो अधिकार हम लोग दर्शाते हैं उसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस बुक, दिस इज, ये एग्जांपल छोड़ दीजिए क्योंकि ये हो जाएगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे बच्चों के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोग कर लेते हैं जैसे द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन the children of that school are trying, the children of that school are trying their ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया पोजेशन का। ठीक है, द चिल्ड्रेन ऑफ दैट स्कूल आर ट्राइंग देयर इनफॉर्म्स, यानी ट्राइंग देयर ड्रेस, यानी जो उनका न्यू ड्रेस है वे उस स्कूल के जो बच्चे हैं वे अपना न्यू ड्रेस को ट्राई कर रहे हैं। तो ये इट्स से इसका रिलेशन कैसे है, तो मैं इट्स वाला रिलेशन दिखाती हूँ। जैसे कि द चाइल्ड, द बेबी is trying its new dress। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स चूंकि आया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि द बेबी इज ट्राइंग इट्स न्यू ड्रेस, यानी मैंने ये रूल आपको नाउन में करवाया भी था कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जानवर होते हैं उनके लिए जो जब पोजेशन की बात आती है तो हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, यानी आई टी और एस का प्रयोग करते हैं, ना कि इट पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है उसका नहीं करते, सिर्फ इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि द बेबी इज ट्राइंग इट्स न्यू ड्रेस, यानी जो बच्चा है वो अपना न्यू ड्रेस को ट्राई कर रहा है, यानी जो उसका है, यानी उस पे पोजेशन है। तो ठीक है, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि जो ये इट्स है इसका यूज पोजेशन के लिए होता है, यानी पॉजेसिव केस ये है। ठीक है, ये जो इट्स है ये पॉजेसिव केस वाला इट्स है। और ये इस इट्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है इट इज। ठीक है, जहां हम लोग मतलब इट्स, जहां एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स आएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज। ठीक है, यानी यह है। तो ऐसे इसमें डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो जो मेरा पहला रूल है कि अगर किसी वाक्य में, अगर किसी सेंटेंस में अगर तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, या मतलब अगर वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो तो उनका ऑर्डर क्या होने वाला है, हम लोग को वही देखना है। ठीक है, तो जो पहला रूल है रूल वन हम लोग पहले देखें। रूल 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि अगर प्रोनाउन क्रम से, मतलब प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में यदि एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आ जाए, एक साथ आ जाए, ठीक है, आ जाए तो उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा।
तो इसमें डिपेंड ये करता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों डिपेंड करता है। तो सबसे मैं पहले बता दूं कि जब सिंगुलर होगा तीनों, जैसे मैंने लिखा आई, आई जो होता है सिंगुलर होता है, यू भी सिंगुलर होता है, और ही सी इट ये भी सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल हो जाएगा, आई का वी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, और ही सी इट का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जब इसका ऑर्डर, मतलब हम लोग को ऑर्डर जब डिसाइड करना होगा, तो जब सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कैसे हम लोग उसको सेंटेंस में अरेंज करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए ये रूल क्या होता है, तो सिंगुलर जब भी आएगा तो हम लोग यूज करेंगे 2 3 1, ये वाला ऑर्डर हम लोग यूज करेंगे। तो ये 2 3 1 क्या होगा, आप सभी का क्वेश्चन यही होगा कि 2 3 1 क्या होता है मैम, ठीक है। तो 2 को हम लोग पहले 2 के बारे में जानते हैं। तो चूंकि मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो जो 2 होता है वो हम लोग सेकेंड पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नरेशन में भी यूज होता है। जो 3 है वो है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, और जो 1 है वो है फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये सब आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर आएगा, जो भी मतलब जो सिंगुलर सेंटेंस होगा उसमें हम लोग 2 3 और 1 रूल का यूज करेंगे। तो मैं इसका अभी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ यू, यू ये है सेकेंड पर्सन, ही मैंने लिखा ये है थर्ड पर्सन, और मैंने आई लिखा ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो गया होगा कि जब सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करते हैं, 2 3 और 1 में, ठीक है। और मैं अभी प्लूरल का बता देती हूँ कि प्लूरल में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल में कैसे होता है। ये तो रही सिंगुलर की बात, अभी मैं प्लूरल की बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले प्लूरल। तो जब प्लूरल सेंटेंस होगा, जब उसमें प्लूरल प्रोनाउन आएंगे, प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे। तो उसको अरेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो मैंने बताया ही 1 किसके लिए, 1 फर्स्ट पर्सन, जो 2 है वो सेकेंड पर्सन, और जो 3 है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम लोग जब प्लूरल यूज करना होता है, जब हम लोग को प्लूरल प्रोनाउन को सेंटेंस में अरेंज करना रहता है, तो हम लोग 1 2 3 को फॉलो करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन तीनों को फॉलो करते हैं। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलती हूँ। तो जैसे हो गया वी, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इसको अरेंज करते हैं। क्योंकि जो ये वी है ये फर्स्ट पर्सन वाला प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस का ये प्लूरल प्रोनाउन है। यू ये सेकेंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस का प्लूरल प्रोनाउन है, और जो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे दे होगा, ठीक है, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये तीनों चूंकि प्लूरल है, तो ये एक साथ जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3 में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और रूल आता है, ठीक है, कि अगर मतलब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो उसने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, और वो गलत काम को जो उसने गलत काम किया है उसको उसने स्वीकार लिया कि हाँ मैंने ये गलती की है। तो जब वैसा बात आ जाएगा, और जो मतलब उसमें अगर ग्रुप की बात होगी कि कोई ग्रुप है जिसने गलती की है और बाद में उसने बोल दिया कि हाँ हम लोगों ने ये काम किया है, यानी उसमें हम लोग कौन से मतलब किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करेंगे, तो मैं पहले वो क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को कि जब दोष को स्वीकारने की बात आएगी, तो उसमें हम लोग जब 2 3 प्रोनाउन आएंगे तो उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो मैं उसको पहले बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर किसी दोष सिद्धि
दोष सिद्धि की जब बात आती है, दोष सिद्धि में, तो हम लोग कैसे किस फॉर्म की मतलब किस फॉर्म में उसको यूज करते हैं, तो वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब जो प्रोनाउन आए, जो सब्जेक्टिव केस का, जो नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन आए, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो ऑर्डर, जो हम लोग मतलब हम लोग का जो सेंटेंस को अरेंज करने का जो ऑर्डर होगा, वो 1 2 एंड 3 ही होगा, 1 2 एंड 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोष स्वीकारने की बात हो रही है। जो आदमी जिसने कोई मतलब जैसे गलती कर दी, वो तो अपना वो दोष स्वीकार कर लिया, तो उसमें हमेशा जो फॉर्म होगा अरेंज करने का, वो 1 2 एंड 3 ही होगा, ठीक है। 1 हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 हो गया सेकंड पर्सन एंड 3 हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट रूल की तरफ चलती हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं और रूल्स। तो और रूल्स बताने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, जो दोष स्वीकारने वाला जो हम लोग का फॉर्म है, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो मैं उसका पहले एग्जाम्पल आप सभी को बता देती हूँ। तो जैसे कि यू एंड ही आर responsible for the loss, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने दोष सिद्धि, जो दोष स्वीकार करने वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो अरेंजमेंट अभी पढ़ा था, उसका ये एग्जाम्पल हो गया, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो मैं जो सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, ये है I and he are spoiled the party. I and he are spoiled the party, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी मतलब इसमें या तो हमेशा इसमें 1 2 और 3 का ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। तो ये क्रम से चलेगा 1 2 3, अगर 1 आता तो पहले 1 होता, उसके बाद 2 होता, उसके बाद 3 होता। क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है तो 2 3 को मैंने लिखा, ठीक है। तो यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। मेरा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो मैंने लिखा है 1 एंड 3, अगर 2 आता तो मैं इसके इन दोनों के बीच क्या डालती, यहाँ पे मैं 2 को डालती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा 2 नहीं था, मेरा सेकेंड पर्सन नहीं था, तो मैंने सिर्फ 1 और 3 को क्रम से लिख दिया, ठीक है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट रूल की तरफ चलती हूँ, जो कि हमारा है रूल 2। तो रूल 2 में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, जो अपने बाद मतलब उनके बाद जो भी सब्जेक्टिव केस आए, वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, वो अपने बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को ही लेता है, वो सब्जेक्टिव केस को नहीं लेता। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि हो गया लेट, लाइक, बिटवीन, ठीक है, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ठीक है, और बट हो गया, ठीक है, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, एंड। कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, कोई भी मतलब किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए, तो जो उसके बाद यूज होने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है। लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट, एंड, कोई भी प्रीपोजिशन
मतलब कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद यूज होने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद यूज होने वाला वर्ड, ठीक है, यूज होने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ। तो एग्जांपल हो गया जैसे लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे मी आया हुआ है। क्योंकि ये मी क्या है, मैंने आप सभी को अभी बताया था, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो उसमें जो ये मी था ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे लेट के बाद क्या आया, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया जो कि मी है, लेट मी डू दिस वर्क। अब मैं बिटवीन के बाद बता देती हूँ, जैसे कि you are between, you are जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, दिस बुक is situated between him and, यहाँ पे him and me। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी ने देखा, दिस बुक इज सिचुएटेड बिटवीन हिम एंड मी। तो ये हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और मी क्या है, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे आप सभी को एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने दे दिया, दिस बुक इज सिचुएटेड बिटवीन हिम एंड मी, और यहाँ पे लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल थे। आज के जो रूल है मैं यही इसको खत्म करती हूँ। जो अगले रूल बच गए हैं, जो और बहुत सारे रूल हैं, मैं उसको कल के क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।